दोस्तों, इंसान जब भी अपने चारों तरफ से परेशानियों से घिरता है तो उसी परेशानियों से वह निजात पाने के लिए जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेता है। लेकिन जब तक उसको होश आता है तब तक तो पता चलता है उसकी जो दुनिया होती है पूरी तरह से अब उजड़ चुकी है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक युवती होती है, अपने पिता के ही इधर खिलाफ ऐसी होती है जिसकी वजह से एक दिन उसका पिता ही उस युवती के लिए मुसीबत बन जाता है। वह युवती एक दिन इस दुनिया को छोड़कर बड़े बेरहम तरीके से चली जाती है। लेकिन जब लोगों के सामने इधर दहलाने वाली सच्चाई निकल के आती है, इसे सुनकर लोग हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। आखिर क्या था आज की घटना में? आज की घटना में क्या हुआ? आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने ही प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है यह काफ़ी लोगों तक आज पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में ही एक जाना माना ज़िला पड़ता है बस्ती, और उसी बस्ती ज़िले में ही एक लखनऊ और बस्ती राष्ट्रीय राजमार्ग है, और ठीक उसी राष्ट्रीय राजमार्ग का ही एक कोतवाली पड़ता है, और उसी कोतवाली पे ही एक जो होता उसी बगल में एक फ्लाईओवर होता है। और ठीक फ्लाईओवर की मैं बात करने जा रहा हूँ, उसी के पास बड़े वन क्षेत्र का ही मैं बात कर रहा हूँ 10 मार्च का ही। अब सुबह का टाइम होता है, सुबह के टाइम में जो होता है इधर अब बड़े वन जो फ्लाईओवर होता है, उसी फ्लाईओवर के ठीक पश्चिम में ही इधर एक अमहट पुल होता है। उसी अमहट के पुल से लोग होता है सुबह गुजर रहे होते हैं। तभी उन व्यक्तियों की नज़र जो होता है साइड में पड़े एक दुर्घटनाग्रस्त युवक के ऊपर पहुंचता है। देखते हैं पूरी तरह से वह व्यक्ति वहाँ मृत पड़ा हुआ है, और तभी लोग देखने के लिए वहाँ काफ़ी इकट्ठा हो जाते हैं। और काफ़ी लोग जो इकट्ठा होते हैं, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। उस व्यक्ति की जो उम्र होती है लगभग यही 21 से 22 साल के आसपास की होती है। और तभी इसी बीच इसकी जो सूचना होता है उसी वक्त अब इधर बस्ती कोतवाली में दे दिया जाता है। और बस्ती कोतवाली के ही उसी समय जो थाना प्रभारी होते हैं मौके पर अब विजेंद्र सिंह जैसे ही यह खबर पाते, उसी वक्त की जो सूचना होता है अपने से बड़े अधिकारी और साथ में काफ़ी फोरेंसिक टीमों को दे देते हैं, और अपने दल बल टीम को लेते हैं, और लेने के बाद ठीक जो होता है अमहट पुल के पास पहुंच जाते हैं। तो देखते हैं कि मौके पर जो आने जाने वाले राहगीरी होते हैं, जो इधर उधर गाँव के पास लोग होते हैं, वहीं पर वह जमाड़ा लगा कर अब खड़े होते हैं। वहाँ पर विजेंद्र सिंह जो होते हैं अपने दल बल टीम को लेकर जैसे ही वहाँ भीड़ के अंदर प्रवेश करते हैं, देखते हैं कि सही में एक व्यक्ति जो होता है पूरी तरह से वहाँ मृत अवस्था में पड़ा होता है। बॉडी का जब ताव तरीके से निरीक्षण करते देखते हैं इधर सर पर जो होता है काफ़ी चोट के निशान होते हैं। लेकिन विजेंद्र सिंह जो होते हैं पहली नज़र में देखकर उनको अंदाज़ा हो जाता है कि बस करो, यह दुर्घटना नहीं है, पूरी तरह से इस व्यक्ति की निर्मम तरीके से हत्या की गई है। लेकिन हत्या जो होता है यहाँ नहीं, बल्कि हत्या कहीं और की गई है। सिर्फ बॉडी यहाँ दुर्घटनाग्रस्त दिखाने के लिए डम यहाँ किया गया है, क्योंकि वहाँ पुलिस जो टीम होती है पहली नज़र में देखकर ही अंदाज़ा लगा लेती है, क्योंकि बॉडी की जो स्थिति होती है वह देखने में साफ दिख रहा है कि दुर्घटना का स्थिति नहीं बयां हो रहा है। क्योंकि अगर दुर्घटनाग्रस्त कोई भी व्यक्ति होता तो उसके बॉडी की जो हालत होती काफ़ी बेकार होती, लेकिन ना बॉडी पर कोई खरोच मरोच कहीं होता है, सिर्फ होता है सर पर ही। इसलिए पुलिस को यकीन हो जाता है। अब पुलिस की जो टीम होती है अब इस केस को दुर्घटनाग्रस्त नहीं मानकर बल्कि हत्या मानकर अब केस को आगे बढ़ाना शुरू कर देती है। अब पुलिस की जो टीम होती है अपने हिसाब से घटनास्थल का निरीक्षण करती है, लेकिन जब निरीक्षण करती है इधर जब जेब तलाशी लिया जाता है तो उसी जेब में ही इधर जो होता है एक आधार कार्ड निकलता है, उस पर एक फ़ोटो लगा होता है, और वह फ़ोटो जो होता है उस अज्ञात डेड बॉडी के चेहरे से मैच कर जाता। पुलिस को यकीन हो जाता बस करो, इस व्यक्ति की शिनाख्त जो होता तौर तरीके से हो जाएगी। पता चलता है उस आधार कार्ड पर साफ लिखा होता है विवेक चौहान। उसके अपने पिता होते हैं इधर श्री गोविंद सिंह चौहान।
उनका अपना जो परिवार होता है इधर ठीक गोरखपुर का ही इधर विधानसभा पड़ता है, अब चिल्लू पार, और ठीक उसी में ही इधर एक बरगदवा जाना माना इलाका पड़ता है। और पुलिस की जो टीम होती है जैसे नाम पता देखती है, नाम पता देखने के बाद पुलिस को यकीन हो जाता है कि बस करो यह व्यक्ति का नाम है इधर विवेक चौहान। और पुलिस की जो टीम होती है इस केस को शिनाख्त होने के बाद पुलिस की टीम समझ जाती है कि यह मामला जो होता है थोड़ा बहुत सरल तो होने वाला है। पुलिस की जो टीम होती है अब बॉडी का वहीं पंचनामा भरती है और उठाकर अपने नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में पोस्टमार्टम के लिए अब भिजवा देती है। और थाना प्रभारी अब विजेंद्र सिंह जो होते हैं अपने थाने में आते हैं, काफ़ी फाइलों को इकट्ठा करते हैं, काफ़ी कागज़ तैयार करते हैं। इधर जो होता है दोपहर का वक्त बीत जाता है, लेकिन तभी जो होता है उन्हीं के पास एक फरियादी आता है और अपना नाम होता है इधर विजयपाल अब चौहान बता देता है। कहने लग जाता कि साहब हमारी अपनी बेटी होती है अब इधर किरण, जो कल शाम से ही उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा है। साहब हमने काफ़ी रात अपनी बेटी की तलाशी की लेकिन अभी तक उसका कहीं अता पता नहीं चला है। और सुबह का साहब टाइम हो गया है, हम अपने रिश्तेदारों के पास, उसके सहेलियों के पास कॉल कर चुके हैं लेकिन तब भी साहब उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा है। अब इस तरह की जानकारी पाने के बाद थाना प्रभारी जो होते हैं विजेंद्र सिंह जो होता है उसी समय विजयपाल सिंह की सारी बात सुनते हैं। अब विजय सिंह चौहान की सारी बात सुनने के बाद उसकी जो टीम होती है अब उसी वक्त किरण की मुकदमा गुमशुदा का दर्ज कर लिया जाता है। उसकी टीम समझा बुझा कर इधर जो होता है बगल में खड़े हुए उनका अपना बेटा होता है अब गोलू, और साथ में जो होता है बगल में खड़ा हुआ विजयपाल का ही अपना छोटा अब भाई होता है जनार्दन। उसकी जो टीम होती है तीनों को समझा बुझाकर घर वापस भेज देती है। लेकिन जैसे ही अब शाम का वही 5 बजे के आसपास का टाइम होता है तो उसी वक्त थाना प्रभारी जो होते हैं विजेंद्र सिंह उन्हीं के पास एक सूचना आता है कि ठीक जो होता है इधर हाईवे से सटा हुआ जो आरटीओ ऑफिस है उसी के बगल जो होता एक खेत है, उसी खेत में एक युवती की डेड बॉडी अब पड़ी हुई है। अब इस तरह की सूचना पाने के बाद थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह जो होता है अपने दलबल टीम को लेने के बाद ठीक जो होता वहीं पहुंच जाते, देखते हैं वहाँ भी काफ़ी लोगों का भीड़ होता है। पुलिस की टीम उस युवती की डेड बॉडी को जब जाँच पड़ताल करती है तो पता चलता उस युवती के डेड बॉडी के ऊपर जो होता कोई खरोच फरोच का निशान नहीं होता है। लेकिन पुलिस की टीम जैसे उस युवती के बॉडी का तौर कैंसर करते पता चलता है उसकी जो उम्र होती है लगभग यही अब 20 से साल यही 21 के आस साल पास होती है। अब पुलिस की जो टीम होती है इधर चेहरे को देखती है और पीछे जब मोड़ के देखती है तो पता चलता है ठीक जो होता है जो सुबह डेड बॉडी फ्लाईओवर के पास मिली हुई थी युवक का, और ठीक इधर युवती की जो डेड बॉडी अब इस समय मिली हुई है उसके ही सर पर सेम किसी भारी वस्तु से प्रहार किया गया है। पुलिस को यकीन हो जाता बस करो फ्लाईओवर के पास मिला हुआ युवक का बॉडी और ठीक इस युवती की बॉडी से लग रहा है पूरी तरह से घटना एक ही मैच कर रहा है। पुलिस की जो टीम होती है अपने हिसाब से तौर तरीके से वहाँ घटना के मिक्सर करती है। कुछ दूर पर जो होता है एक जोड़ी चप्पल पड़ा होता है और वहीं पास जो होता है एक पर्स पड़ा। पुलिस की टीम उस पर्स की तलाशी लेती है लेकिन उस पर्स में जो होता है उस युवती की शिनाख्त के लिए कोई भी ठोस सबूत नहीं मिल पाता है। तभी उसी बीच में से एक व्यक्ति बाहर निकलता है, कहने लग जाता कि साहब यह कोई और नहीं है बल्कि ठीक विजयपाल चौहान की ही अपनी बेटी अब किरण है। ठीक है, अब मूड़ा घाट की रहने वाली है। और पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त उस व्यक्ति से सारी बात की जानकारी लेती है। पुलिस के सामने वह जो व्यक्ति होता है चौंकाने वाली बात कर जाता है, कहने लग जाता है कि सुबह जो फ्लाईओवर के पास मिला हुआ विवेक चौहान का डेड बॉडी होता है इधर किरण चौहान का डेड बॉडी जो होता है दोनों के बीच काफ़ी करीबी अब रिश्ता है। पुलिस की टीम कहने लग जाती है आखिर क्या रिश्ता है, बड़ी जल्दी हमें बताओ। अब उस समय जो अनजान व्यक्ति होता कहने लग जाता कि साहब विजयपाल चौहान जो होते हैं इधर विवेक चौहान के ही अपने ही सगा मौसा होते हैं। रिश्ते में किरण और साथ में इधर विवेक चौहान दोनों मौसेरा भाई बहन भी हैं। और साहब विवेक और साथ में किरण के बीच जो होता है प्रेम संबंध है और इस चीज़ की जानकारी पूरे परिवार वालों को थी। वहाँ पर थाना प्रभारी जैसे विजेंद्र अब कुमार सिंह इस बात को सुनते सारे मामले को समझ जाते कि बस करो इसमें हो ना हो विजयपाल सिंह का ही चौहान का ही पूरी तरह से हाथ है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अब इस रहस्य को गोपचुप तरीके से अपने हिसाब से जांच पड़ताल करने के लिए सबसे पहले जो होता है एक टीम
भेजती है विजयपाल चौहान के पास। विजयपाल चौहान और उनका अपना जो बेटा होता है गोलू, और साथ में उनका अपना जो चचेरा भाई होता है, वह भी मौके पर उन्हीं के साथ मिलता है। और मिलने के बाद जो होता है ठीक जो होता है घटना पर पहुंचता है। घटना पर पहुंचते ही किरण की बॉडी को देखते हैं, वहीं दहाड़े मार कर चिल्ला पड़ते हैं। अब पुलिस की जो टीम होती है तीनों को तौर तरीके से सत्तावना दिलाती, भरोसा दिलाती है, यकीन भी दिलवा लेती है। और जब यकीन हो जाता है पुलिस की जो टीम होती है वहीं बॉडी का तौर तरीके से पंचनामा भरती है और उठाकर अपने ही नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है अब उसी में किरण की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। और इधर विजयपाल सिंह चौहान के ही तहरीर पर पहले जो गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज होता है उसको बदलकर उसी समय अज्ञात हत्यारे के विरुद्ध धारा 302 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। पुलिस की जो टीम होती है कैसे न तैसे कर सबसे पहले गुपचुप तरीके से इधर विवेक चौहान और साथ में वहाँ पर खड़े होते हैं विजयपाल चौहान से उनकी बेटी किरण का मोबाइल नंबर बरामद कर लेती है। और जब प्राप्त कर लेती है, प्राप्त करने के बाद जो होता है तो पुलिस की जो टीम होती है अब इधर किरण और साथ में विवेक के मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकाल लेती है। और जब CDR डिटेल निकलता है तो पता चलता कि ठीक जो होता है इधर 8 और 9 मार्च की ही रात को जो होता है विवेक के द्वारा किरण के मोबाइल नंबर पर कई बार कॉल किए गए होते हैं। पुलिस को यकीन हो जाता कि बस करो, जो उस गुपचुप व्यक्ति के द्वारा हमें जानकारी मिली इसमें पूरी तरह सच्चाई है। इसलिए पुलिस की जो टीम होती है अब जो होता है इधर एक टीम सीधा का सीधा विजयपाल चौहान के गांव पहुंचती है। वहां काफ़ी लोगों से पूछताछ किया जाता और तभी पता चलता कि ठीक जो होता 8 और 9 मार्च की रात को इधर इसी गाँव में जो होता है अपनी मौसी के घर जो होता है इधर विवेक देखा गया है। पुलिस को यकीन हो जाता है कि बस करो विवेक यहाँ आया हुआ था, उसके साथ रहस्यमय तरीके से विजयपाल चौहान ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अब बिना टाइम गंवाए जो होता है ठीक 72 घंटे के अंदर जो होता है विजयपाल चौहान और साथ में उनके बेटे गोलू और साथ में जनार्दन को भी अपने कस्टडी में लेती है और लेकर थाने पहुंच जाती है। और थाने में जो होता है वहाँ साहब HSO महसूस होते हैं और उसी समय विजयपाल चौहान को बैठाते तो तरीके से बैठाने के बाद कहने लग जाते कि आपको पता है कि 9 मार्च को मिला हुआ जो सुबह सुबह फ्लाईओवर के पास डेड बॉडी होता है वह किसका था। यह बात जब सुनते हैं विजयपाल उसी समय कहने लग जाते कि साहब हमें नहीं पता वह डेड बॉडी किसका था और हमें क्या पता वह कहाँ का था। पुलिस की टीम कहने लग जाती कि बस करो, हमारे सामने यह जो होता है पूरी तरह से राज छुपाने वाले हैं, क्योंकि पुलिस को पहले पता होता है कि वह कोई और नहीं था बल्कि विवेक चौहान ही था, जो इधर विजयपाल चौहान का ही अपना सगा ही इधर साड़ू का बेटा होता है। पुलिस की टीम वही पैदरा खेल जाती है, कहने लग जाती है कि अच्छा मैं ये बतला दो कि रामू उर्फ है विवेक चौहान जो होता है आखिर आपका लगता क्या है। यह बात जैसे ही सुनते हैं, सुनने के बाद विजयपाल का जो चेहरा होता है पूरी तरह सकपका जाता है और ना कुछ सोच पाते ना कुछ समझ पाते हैं। पुलिस की टीम के सामने जो होता है काफ़ी तरह के अपने आँखें बिचौलियाँ खेलना शुरू कर देते हैं। HSO साहब कहने लग जाते हैं कि हमें सच सच बता दो कि किरण और साथ में इधर विवेक चौहान का हत्यारा कौन है। अगर बतला दोगे तो तुम्हारा जो सज़ा है तो तरीके से हम करवा देंगे। यह बात सुनने के बाद विजयपाल चौहान SHO का वहीं जाकर पैर पकड़ गिड़गिड़ा शुरू कर देते तो अपना गुनाह जो होता है उसी वक्त अपने बेटे सहित और अपने ही भाई के साथ मिलकर इधर दोनों की हत्या का जुल्म अब कबूल कर लेते हैं। लेकिन जो सच्चाई बताए सुनने के बाद लोग वहाँ खड़े हुए थर्रा जाते हैं। असल में उत्तर प्रदेश का ही जाना माना ज़िला पड़ता है इधर बस्ती, और उसी में ही एक जाना माना कोतवाली लगता है, उसी इलाके में ही पड़ता है इधर बाड़ाघाट। उसी घाट के रहने वाले होते हैं। और विजयपाल चौहान उनके परिवार में उनकी अपनी पत्नी भी होती है, लेकिन उनके टोटल 3 बच्चे होते हैं जिसमें 2 बेटे और 1 बेटी होता है, एक गोलू और एक गुलाब। और सबसे घर में दूसरे नंबर की जो बेटी होती है वह होती है अब किरण। अब किरण जो होती है वहीं पास जो होता है एक बढ़िया सा कॉलेज होता है, उसी कॉलेज में जाकर मौके पर अब BA सेकेंडरी पे अब पढ़ाई कर रही होती है। और जब पढ़ाई कर रही होती है तो उसकी जो ज़िंदगी होती है बड़ी खूबसूरत तरीके से चलती है। और इधर विजयपाल चौहान जो होते हैं मौके पर एक प्राइवेट कंपनी होता है उसी में जाकर नौकरी किया करते, जिसकी वजह से उनके घर में पूरा पारिवारिक जो खर्चा होता है तो तरीके से चल पाता था। लेकिन इधर किरण चौहान की एक अपनी मौसी होती है जो ठीक गोरखपुर के ही इधर बड़वालागंज के ही एक बरगदवा जाना माना इलाका पड़ता है। उसकी अपनी जो मौसी होती है उसकी मौसी का सिर्फ इकलौता एक ही बेटा होता है और रामू उर्फ है इधर विवेक चौहान। विवेक चौहान जो होता है काफ़ी हट्टा कट्टा होता है, नौजवान होता है और साथ में जो होता है एक ऐसा होता है देखने में काफ़ी स्मार्ट भी लगता है, जिसका हाइट लगभग 5.5 फुट के आसपास ही होता है।
लेकिन इधर जो होता है विवेक की जो अपनी माँ होती है मौके पर अब सुमन के पास जो होता है विवेक के अलावा कोई औलाद नहीं होता है, जिसकी वजह से विवेक जब कभी देखता राखी का वक्त आ गया है तो उसे अपनी बहन का एहसास होता है और इसकी जानकारी अपनी माँ को देता इधर विवेक, जिसकी वजह से उसकी जो माँ होती है उसी वक्त अब अपनी बड़ी बहन से संपर्क करती है। अब उसकी जो अपनी बड़ी बहन होती है उसी समय अपनी बेटी किरण से सारी बात बताई। उसकी जो अपनी बेटी होती है किरण उस समय बात मान लेती है और मानने के बाद जो होता है इधर किरण अपने मौसी के गांव आती और इधर भाई का रिश्ता बनाकर जो होता है विवेक के हाथ में राखी बांधती और गिफ्ट लेकर फिर जो होता कुछ दिन रहकर वहाँ से चली जाया करती थी। अब सारे जो होता है रीति रिवाज के तहत अनोखा बंधन जो होता है इधर भाई बहन के बीच अब चलने लग जाता है। ऐसे चलते चलते जब कुछ साल का वक्त बीतता है, वक्त बीतने के बाद विवेक के मन में न जाने क्या हो जाता है कि अचानक जो होता है एक दिन चल कर वह इधर किरण की खूबसूरती को देखता है और उस दिन अपने सारे रिश्ते को ताक पर रख देता है और उसी दिन से अपनी मोहमाया में इधर जो होता विवेक किरण को बसा लेता है। लेकिन तभी जो होता है सोचने लग जाता है कि आखिर मीठी मीठी बातों में किरण की कितना आभास हमें हो रहा है। और तभी एक दिन राखी होता है तो राखी बधाई में जो होता है इधर किरण को एक काफ़ी महंगा स्मार्टफोन जो होता है विवेक गिफ्ट कर देता है। अब उसी से जब मन होता है विवेक जो होता है किरण से फ़ोन पर आए दिन बात कर लिया करता था और किरण भी जब मन होता विवेक से बात कर लिया करती थी। लेकिन दोनों के मन के बीच ऐसी हिलोरें पैदा हो जाती हैं, दोनों नहीं समझ पाते कि हमारे दिल के अंदर यह कौन सा रहस्य पैदा हो गया है कि बिना देखे हम जो होता है ना किरण से रह पाते हैं और ना किरण सोचती कि बिना देखे हम विवेक से रह पाते हैं। दोनों मोबाइल में ही रखे हुए फ़ोटो को देखकर पूरे टाइम स्पेंड कर लिया करते थे और उसी से बातें कर लिया करते थे। लेकिन धीरे धीरे दोनों के जो मन होते हैं एक दूसरे के लिए मोहित सो हो जाते हैं और जब मोहित सो हो जाते हैं इधर जो होता है विवेक का अब अपने ही मौसा के गांव काफ़ी आना जाना हो जाता है। इतना आना जाना हो जाता है कि जो होता है धीरे धीरे पूरी तरह से किरण भी समझ जाती है और दोनों का लगाव एक साथ हो जाता है। अब दोनों मिलकर जो होता है प्रेम प्रसंग चला लेते हैं, प्रेम प्रसंग के जरिए प्रेम संबंध बन जाता है और संबंध का अब जो सिलसिला होता है यह बेहतर तरीके से चलता है। ऐसे चलते चलते कई महीनों का वक्त बीत जाता है और जब बीत जाता है दोनों जो होते हैं बेहतर तरीके से फिर ज़िंदगी बिताने के लिए जीवन साथी बनाने के लिए भी अब रस्मों रिवाज के तहत कस्में भी खा लेते हैं। लेकिन इधर विजय पाल जो होते हैं पूरी तरह से रिश्ते के खिलाफ होते हैं। वह काफ़ी अपने हिसाब से डटे बटे दबंगिरी की किस्म के आदमी होते हैं, क्योंकि उन्हें अगर इस रिश्ते के बारे में भड़क लगे तो समझ लो उनके परिवार में पूरी तरह से एक तहस मसली का मसला खड़ा हो जाएगा। लेकिन इधर जो होता है कभी ना विवेक चाहता था और ना कभी किरण चाहती थी कि हमारे परिवार को हमारे रिश्ते के बारे में भनक लगे, क्योंकि दोनों के जो रिश्ते होते हैं पूरे परिवार वाले एक भाई बहन के रिश्ते के नाते देखा करते थे। अब विवेक आता जो होता मौसे की अपने तौर तरीके से अपनी ज़िंदगी बिताता और अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी बिता कर वहाँ से चला जाया करता था। लेकिन तभी जो होता है आना जाना एक दिन जाकर विजय पाल चौहान और साथ में उनके बेटे और गोलू और उनका अपना जो भाई होता है जनार्दन को बड़ा खड़क जाता है कि आखिर जो होता आजकल हमारे घर जो होता है इधर काफ़ी आधा जाना बन रहा है विवेक का। और इसी शंका बीच जो होता अब अपनी बेटी के पीछे चोरी छुपे लग जाते हैं और तभी जो होता घर में आए हुए विवेक के ऊपर अपनी नज़र जो होता खुद इधर जाकर विवेक की जो मौसी होती है शर्मिली गड़ा बैठती है। और एक दिन जैसे रात का टाइम होता है तो उसी वक्त पता चलता है कि विवेक और साथ में इधर किरण एक ही चार पे बैठे हुई हैं और वहीं किरण की जो माँ होती है शर्मिली उनके पीछे देख कर खड़ी होकर सारी बात सुन लेती है और सुनने के बाद उसी वक्त दंग सर आ जाती है और इसकी जानकारी जाकर अब शर्मिली जो होती है अपने पति अब विजय पाल चौहान को देती है। विजय पाल चौहान जब खबर पाते हैं सारे माजरे को समझ जाते हैं और उसी वक्त जो होता शर्मिली को हिदायत देते हैं कि आज के बाद से अपने घर जो होता है विवेक को आना पूरी तरह से मना करो और बेटी को अपने समझाओ अपने कब्जे में रखो, नहीं तो किसी दिन हमारे पूरे परिवार की बदनामी कराकर मानेगी। और उसी वक्त शर्मिली जो होती है अपनी बेटी अब जो होता है किरण को अपने पास बुलाती है और तौर तरीके से बातों से समझाती है, कहने लग जाती कि तुम्हारी वजह से पूरे परिवार की बदनामी होकर रहेगी। आखिर क्यों भाई रिश्तों को बदनाम करने पर तुली हुई। लेकिन यह बात जब उधर किरण सुनती है, सुनने के बाद समझ जाती है कि हमारे परिवार को हमारे प्रेम रिश्ते के बारे में खबर लग चुका है, तो किरण जो होती है अपनी माँ अब शर्मिली के सामने अपने प्रेम प्रसंग की पूरी सच्चाई बतला देती है। कहने लग जाती है कि हमारी जो शादी होगी सिर्फ हमारे अपने ही मौसेरे भाई विवेक चौहान से होगी। इस बात की जानकारी पाने के बाद जो होता है इधर शर्मिली पूरे घर वालों को जानकारी दे देती है, जिसकी वजह से घर में पूरी तरह से माहौल ख़राब हो जाता है। अब जो होता खुद शर्मिली अपनी छोटी बहन सुमन को एक एक पल की जानकारी देती है और सुमन जब खबर पाती है पाने के बाद अपने बेटे विवेक चौहान को अपने पास बुलाती है
तौर तरीके से भरोसा दिलवाती है, पूरे रिश्ते की दुहाई देती है। लेकिन इधर विवेक जो होता है अपने ही मौसेरी बहन किरण के प्यार में इस तरह अंधा हो जाता है कि पूरी तरह से प्यार पाने के लिए, मिलने के लिए पूरी तरह से मोहित सा हो जाता है। लेकिन इधर आने जाने पाबंदियों की वजह से पूरी तरह से विवेक अब बेकरार हो उठता है। और तभी ठीक जैसे ही अब 9 मार्च साल 2018 का ही अब वही रात का अब 9 बजे के आसपास का टाइम होता है। तो उसी वक्त जो होता है इधर अब विवेक चौहान अपने मौसा के गांव अब मूड़ा घाट पहुंच जाता है। और जैसे घर के दल पर पहुँचता उसी वक्त विजयपाल चौहान और साथ में शर्मिली और साथ में गोलू और यहाँ तक जनार्दन भी चारों मिलकर चौखट पे खड़े हुए एक ही नगड़ी से इधर जो होता है विवेक चौहान को देखने लग जाते हैं। लेकिन उनकी जो होती है आवाज़ उसी समय दब जाती है, क्योंकि एक रिश्ता होता है। अब वह जो होता है शाहरुख का बेटा होने के नाते इधर विजयपाल जो होते हैं अपने घर आने से मना नहीं कर पाते हैं, और इधर जो होती है शर्मिली भी बहन का बेटा होने के नाते अपने घर आने से रोक नहीं पाते हैं। लोगों के मन ही जोड़ मच जाते हैं। लेकिन हाँ, घर में घुसने के बावजूद भी इधर जो होता पूरी तरह से विवेक भी सतर्क हो जाता है, और गोलू और विजयपाल और शर्मिली जनार्दन सभी के सभी परिवार जो होता है किरण और साथ में विवेक को लेकर पूरी तरह से सतर्क हो जाते हैं। लेकिन इधर जैसे ही अब रात का 10 बजे के आसपास का टाइम होता है तो उसी वक्त जो होता है इधर घर के बाहर एक खेत होता है। उसी खेत में सबसे पहले विवेक चौहान पहुंच जाता है, और जब पहुंचता है तो इधर फ़ोन कर देता है किरण को, और उसी खेत में अब मिलाप के लिए बुलाने की भरपूर कोशिश करता है। लेकिन किरण देखती है पूरे घर वाले अभी भी थोड़ी बहुत उनके मन में जिज्ञासा है जिसके लेकर वह जग रहे हैं। लेकिन जैसे ही रात का 12 बजे के आसपास का टाइम होता है पूरी तरह से किरण को आभास हो जाता है घर वाले पूरी तरह से गहरी निद्रा में सो चुके हैं, और इसी को लेकर उसी वक्त मन में ख्याल आते हैं। और किरण जो होती है अब दबे पाँव घर से बाहर निकलना शुरू कर देती है। लेकिन उसी वक्त जो होता है किरण का अपना छोटा जो भाई होता है गोलू, मौके पर उसकी जो नज़र होता है अपने बहन के पाँव पर पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से गोलू नहीं समझ पाता कि हमारी बहन बाहर क्यों जा रही है। लेकिन इसकी जानकारी जो होता है गोलू जाकर अपने पिता अब विजयपाल चौहान को दे देता है। और विजयपाल चौहान जब खबर पाते हैं कि इधर बेटी किरण जो होता है घर के बाहर निकली हुई है, तो सबसे पहले विजयपाल चौहान अपने बेटे अब इधर गुलाब को साथ लेते हैं, और इधर अपने भाई जनार्दन को अपने साथ लेने के बाद जो होता सबसे पहले जिस कमरे में मौके पर सोने के लिए चारपाई बिछाया गया होता है उस कमरे में जाकर पहुंचते देखते हैं कि दोनों के चारपाई मौके पर खाली हैं। वह सारा माजरा समझ जाते हैं। समझने के बाद जो होता है इधर घर से ही टार्च लेते हैं चारों के चारों, और टार्च लेने के बाद जो होता है जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, और निकलने के बाद जो होता है जैसे मूड़ा घाट के बाईपास के पास पहुंचते हैं तो पटीदार का खेत होता है। उसी खेत में देखते हैं कि अपनी उनकी जो बेटी होती है किरण और साथ में इधर विवेक चौहान दोनों एक आपत्तिजनक स्थिति में वहाँ पर मौके पर लगे पड़े हुए। इस नज़ारे को देखकर पूरी तरह से विजयपाल, गोलू और गुलाब और साथ में जनार्दन के मन में एक ऐसी भावना जग जिसकी वजह से वहीं पर रखा हुआ केट उठाते हैं। उठाने के बाद सबसे पहले इधर जो होता है विवेक के ऊपर एक के बाद एक वार करना शुरू कर दे, जिसकी वजह से विवेक वहीं हमेशा हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चला जाता है। लेकिन किरण जब इस नज़ारे को देखती है तो बीच बचाव के लिए वह भी जो होता है विवेक के ऊपर टूट पड़ती है, और इसी बीच जो होता है विजयपाल जो होता है हाथ मिले हुए उसी ईंट से अपनी बेटी का बेरहम तरीके से विवेक की तरह हत्या कर देते हैं। लेकिन जब तक पूरे परिवार वालों को होश आता तब तक पता चलता है सारा कुछ हो चुका है, और उसी वक्त विवेक की इस हत्या को उस समय आत्महत्या दिखाने के लिए यह जो होता है दुर्घटनाग्रस्त दिखाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। उसी प्लान के तहत जो होता है विवेक के बॉडी को लेते हैं, और लेने के बाद ठीक जो होता फ्लाईओवर के साइड में ले जाकर अब डंप कर देते हैं, और अपनी बेटी की बॉडी को उस समय खींच के सरसों के खेत में डंप कर देते, फिर वहाँ से अपने घर वापस आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों उनका जो प्लान होता है थाने में पूरी तरह से धरा का धरा तब रह जाता है जब पुलिस की टीम खुद उनके सामने सच्चाई के लिए मजबूर कर बैठती है। पुलिस की जो टीम होती है और उसी वक्त जो होता है गुलाब, गोलू और साथ में जनार्दन को भी कस्टडी लेती है, चारों को ले जाती है, ले जाकर वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है, और कोर्ट में चारों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।